वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी आपके अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हमारी इसी चैप्टर की जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस है। तो देखते हैं कि आज हमको इसमें क्या डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 19, 20 और 21। इन 3 पेजों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे आखिर इन तीनों पेजों में वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से अपनी बुक खोल लीजिए और निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का पेज नंबर 19 और देखते हैं हमें उसमें क्या पढ़ना है। खोल लिया? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो बुक है पेज नंबर 19 पे हमको बड़े बोल्ड लेटर्स में दिया है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, और उसके साथ हमें बुक में जो एक छोटी सब हेडिंग दी है उसको हमें देखना है। पहले उसी से शुरुआत करते हैं और जो हमारी छोटी सब हेडिंग दी हुई है वो साफ तौर पे बोल रही है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो पेंसिल उठाइए और यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट किसको कहते हैं, कर लिया नोट? चलो तो देखते हैं आखिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है। लिंग्विस्टिक स्टेट मींस द स्टेट इन विच लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलोंग्स टू द सेम लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं वो ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल होती है वो सेम लैंग्वेज बोलने वाली होती है और वो सब एक ही जगह मींस एक पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे होते हैं। उन्हीं स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि सर ये लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बेटा समझ लो ध्यान से, इस पर्टिकुलर सब हेडिंग से हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो कि हमें 3 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन है वो भी नोट कर लीजिए फटाफट। हमारा क्वेश्चन है सर व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट on the formation of linguistic state in our country। ये क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, आखिर इसका क्या मतलब है, आखिर इसके बारे में हमको क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ इन 1947, वेरी गुड, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की जो सरकार थी, हमारे देश के जो लीडर थे, उनके सामने एक क्वेश्चन था कि भाई अब हमको इंडिया का निर्माण करना है। अब इंडिया को निर्माण करना है तो किस बेसिस पर निर्माण करें, आखिर वो कौन से आधार बनाएं जिसके बेसिस पर अपने इंडिया के स्टेट्स को फॉर्म करें। तो सब बैठ के जब ये चीज डिसाइड हुई तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट आधार बनाया गया वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स हैं उनको फॉर्म किया जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो पुराने स्टेट्स थे इंडिया में, पुराने स्टेट्स थे, उन पुराने स्टेट्स को तोड़कर मींस उनकी बाउंड्रीज को रिमूव कर अब नए स्टेट्स क्रिएट करने थे और इन नए स्टेट्स को लैंग्वेज बेसिस पर क्रिएट करना था। स्टार्टिंग में तो इस बात को लेकर हमारे जो लीडर्स थे वो थोड़े कंफ्यूज थे। उनको लगा कि अगर हम इस बेसिस पर लैंग्वेज स्टेट्स बनाएंगे, इस बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री है उसके डिसइंटीग्रेट का कारण ना बन जाए, कहीं इससे हमारे देश की जो यूनिटी है वो कमजोर ना हो जाए। बट जब इसको अडॉप्ट किया गया और इसके बेसिस पर स्टेट फॉर्म किए गए तो आगे जाके ये देखा गया कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसने हमारी कंट्री को और ज्यादा यूनाइट कर दिया है।
इसने हमारी कंट्री को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। और ये भी देखने को मिला कि इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे वो भी बहुत ज्यादा इजी हो गए। फिर इसी बेसिस पर इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पर ही इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको लैंग्वेज बेसिस पर ना फॉर्म कर कर उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पर फॉर्म किया गया, उनकी एथनिक कंपोजिशन के बेसिस पर फॉर्म किया गया, उनके कल्चर के बेसिस पर फॉर्म किया गया, जो हम लोग आगे क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। क्लियर? तो चलो फटाफट से इन सभी पॉइंट्सों को नोट कर लो, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हो, ताकि हम जब बोर्ड में इन आंसर्स को लिखें तो हमारा एग्जामिनर ऐसे टिक लगाए और ऐसे नंबर दे दे, यानी कि पूरे नंबर दे दे। तो बेटा फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी से। प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन भी नोट कर लो जो कि किस बात के लिए, 1 मार्क्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि नेम सम स्टेट्स व्हिच वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। इन क्षेत्र के बेसिस पर मींस उनकी एथनिसिटी, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उनके कल्चर के बेस पर जो स्टेट्स फॉर्म हुए थे उनके नाम, ये 1 मार्क्स में हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे बुक में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जो नाम दिए हैं ये इसका आंसर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगला टॉपिक। चलिए बच्चों नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट से पेज पलट लीजिए और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20 पे आ जाइए। पेज नंबर 20 पर हमको एक और सब हेडिंग दी है जिसका नाम है लैंग्वेज पॉलिसी। इस लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड भी 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फटाफट पहले तो यहाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आखिर किस तरीके का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है रिलेटेड टू दिस हेडिंग। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है वो है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। नोट कर लो, कर लिया? तो चलिए अब इसको ध्यान से एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड टेस्ट था भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने के लिए ये हमारी गवर्नमेंट के सामने सेकंड टेस्ट था कि वो कौन सी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाए जिसको कि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। क्लियर? नो, इन इंडिया नो लैंग्वेज हैज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, बट काम काज करने के लिए हम लोगों ने हिंदी को आइडेंटिफाई किया। मींस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने हिंदी को आइडेंटिफाई किया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज काम काज के लिए। यानी राष्ट्र की भाषा ना होकर राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया? हिंदी को दिया गया। और ये देखा गया कि हिंदी हमारी 40% पॉपुलेशन ही हिंदी बोलती है। अब जब 40% पॉपुलेशन हिंदी बोल रही है तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया, बाकी का क्या? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया और उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज की सूची में डाल दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियरली मेंशन है कि हिंदी के अलावा 21 और अदर लैंग्वेजेस है जिनको कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पर हमारे यहाँ पर कामकाज को आधार बनाया गया। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को भी उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया। मींस वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अपने यहाँ कामकाज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम देने के लिए अपनी इन्हीं लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेजेस चुन सकते
हैं, उसको आधार बना सकते हैं अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, अपने एग्जाम देने के लिए। हम ये भी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा था, मींस ऑफिशियल पर्पस के लिए जो इंग्लिश को यूज किया जा रहा था, इसको समाप्त कर देना चाहिए था। बट क्योंकि हमारे जो साउथ की कंट्रीज हैं ये ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को जानती हैं, तो वहां पर तमिलनाडु नामक एक राज्य है जहां पर जब ये कॉन्सेप्ट सामने आया तो उन्होंने कई जगह वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, अब क्योंकि इससे क्या है, देश के अंदर कंडीशंस खराब हो रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको शांत करने के लिए और उनको मनाने के लिए इंग्लिश को भी रिकॉग्नाइज किया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, हम क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में भी श्रीलंका जैसी जो सिचुएशंस है वो क्रिएट हो सके। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ के लीडर्स हिंदी को प्रमोट करते रहते हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो हिंदी को प्रमोट करने के चक्कर में बाकी अदर लैंग्वेजेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े शालीनता पूर्वक, बड़े धैर्य के साथ अपने इस प्रोसेस को वर्क में ला रहे हैं, यानी उन्होंने सभी लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हुए अपने यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और फेडरलिज्म का क्या फीचर था, क्या ऑब्जेक्टिव था, टू एकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। और इसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए हमारे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और 21 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा देकर वर्क किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की नोटबुक पर लिखने हैं। ठीक है, तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों कर लिए नोट, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सब हेडिंग को देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन मीन्स द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उसके बेसिस पर देखते हैं आखिर इनके रिलेशन किस तरीके से और मजबूत हुए हैं। हम देखते हैं कि इंडिया में सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस में कई बार अप और डाउन देखने को मिला है, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैव सीन मेनी अप एंड डाउन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया में सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ही डिसाइडेड है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इट डिपेंड्स द एग्रीमेंट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कई बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है कि सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वही उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर भी है, यानी कि दोनों प्लेसेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी और स्टेट गवर्नमेंट भी सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल पे हम लोग देख सकते हैं कि इस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो कि पूरे नेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जब हम गोवा और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो भी, वहां पर भी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी दोनों ही सेम पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट देखने को मिलती है।
इसका मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम देखने को मिलते हैं। बट कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि सेंट्रल लेवल पर एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। ये एक वो सिचुएशन है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स में इंटरफेयर करती हुई दिखाई देती है। यानी कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरफेरेंस करता हुआ दिखा है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में। कब? जब सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो। बट 1990 के बाद और ज्यादा हमें देखें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में तो एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, एक नया इरा स्टार्ट हुआ है। दोनों के रिलेशंस में एक नई बिगिनिंग हुई है, क्योंकि यहां से हमने देखा है कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो जन्म है वो 1990 के बाद हमें देखने को मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं स्टेट लेवल पर वो मोर पावरफुल बनकर उभरती हैं, वो ज्यादा पावरफुल बनती है एज कंपेयर टू दी बिग पॉलिटिकल पार्टीज। और जब इलेक्शंस होते हैं तो इन इलेक्शंस में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्टेट लेवल पर ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाती है, और जब ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाती है तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाता है, और उन एरियाज में किसका रिप्रेजेंटेशन जाता है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि 1990 के बाद हमें इंडियन पॉलिटिक्स में कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक नया एरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ये जो पैराग्राफ है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा बार रिपीट नहीं हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हुआ है जिसमें कि हमसे केवल और केवल यही कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नोट करो और लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ये हमको पता करना है। वैसे तो न्यू वर्ड्स में हमारी बुक में इसकी डिफाइन क्लियरली दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं जब कभी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनानी हो और पूरे कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट हो, और इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद जो मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, जब वो मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी भी बड़ी पार्टी को, तो वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, छोटी पार्टियों का सहयोग लेकर गवर्नमेंट बनाती है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि मेन पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की है, उसको कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। मींस इलेक्शन के बाद जब मेजॉरिटी ना मिले और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से हेल्प लेनी पड़े या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी से हेल्प लेनी पड़े और फिर गवर्नमेंट फॉर्म हो, उसी को कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिफाइन आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। क्लियर? तो आज के हमारे वीडियो के पूरे तीनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट वाला, दूसरा हमारा लैंग्वेज पॉलिसी वाला, और तीसरा हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन वाला। सेंटर स्टेट रिलेशंस में से ज्यादा बार क्वेश्चन नहीं आए, बट लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी में से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हमारा सेंटर स्टेट हमें नहीं याद करना है, वो भी याद करना है। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन, यहाँ हमने एक क्वेश्चन फॉर्म भी किया है कि हाउ हैज द सेंटर स्टेट रिलेशन इवॉल्व्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। वहां आता है तो हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन है। समझ में आ गया? इसको फटाफट नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हमारे तीनों सब हेडिंग्स
क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, पता है ना, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और देखेंगे अपना नया टॉपिक। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना ना भूलें या फिर हमें कॉल करना ना भूलें। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। थैंक यू।